चलिए साइंस में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 10th क्लास एनसीईआरटी से कर रहे हैं, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम इसे एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट में सीख रहे हैं और आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम आज इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए, शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि हम ये जानते हैं कि जितने भी ईंधन हैं, यानी कि जितने भी फ्यूल्स हैं, अधिकतर उनमें से जो फ्यूल हैं वो कार्बन या उसके कंपाउंड्स पर बेस्ड होते हैं। हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों में, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में फ्यूल यूज़ करते हैं। किस वजह से यूज़ करते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए। क्यों? हमें वर्क डन करना है, काम परफॉर्म करना है। ओके, सो अल्टीमेटली हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोटरसाइकिलों में डलता है पेट्रोल, गाड़ियों में डलता है डीजल और पेट्रोल। घरों में खाना बनाने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है दैट इज़ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर जिनके पास स्टोव है वो केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। तमाम तरह के फैक्ट्रियों में, भट्टियों में इस्तेमाल होता है फर्नेस ऑयल। तो तमाम तरह के आप जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े कारखानों में कोयला भी इस्तेमाल होता है। ओके, कोल। ये जो फ्यूल हैं सारे अलग अलग, ये कार्बन या उसके कंपाउंड्स पर बेस्ड होते हैं। तो फिर शुरुआत इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने की शुरुआत इसी प्रोसेस से कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूल जब जलते हैं ये तभी आपको वो हीट और वो लाइट देते हैं। आपको एनर्जी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में ये तभी देते हैं जब ये जलते हैं। तो फिर कंबशन से ही शुरू कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहली चीज़ हम करने जा रहे हैं दैट इज़ कंबशन। ओके, सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज़ आर ईदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, वी शैल फर्स्ट स्टडी कंबशन। हम पहले कंबशन ही से आरंभ कर लेते हैं। कंबशन क्या कहता है? कंबशन कहता है कि कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कार्बन अपनी सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में, एलोट्रॉप्स हम बता रहे थे क्या होता है कि कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अपनी सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन आपके सभी एलोट्रॉप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, जलते हैं और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना। ओके, याद होगा जब कभी चिता जलती है या कुछ, तो कई लोग देखना बार बार उसमें चीनी डालते रहते हैं। चिता वगैरह जलती है तो डालते रहते हैं ना, फटाफट चारों तरफ उसके बड़े बड़े लिफाफे पैकेट के खोल खोल करके डालते हैं। घी भी डाला जाता है, चटनी भी डालते हैं, नोटिस करना, तो आग और जल जाती है। ओके, क्योंकि उसमें भी क्या है? कार्बन। क्लियर? तो देखो, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट भी रिलीज होता है। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन होती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। ओके, शुरुआत सिंपल, हम कोयला जला लेते हैं, कार्बन, कोयला। तो देखिए, कार्बन किसकी प्रेजेंस में जलेगा? कोयला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो दैट इज़ ऑक्सीजन, O2। ओके, तो क्या हुआ? कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, उसको ऑक्सीजन गेन हुआ, तो क्रिएट क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिला आपको? कोयला जल रहा है तो क्या मिला? हीट मिली, लाइट मिली, हीट और लाइट मिली। अंगीठी जला लीजिए आप, हीट मिलेगी, लाइट भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कार्बन कंबस्ट हुआ है। ओके, पहला सिंपल रिएक्शन बता दिया आपको, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। दूसरा मीथेन। मीथेन CH4, हमने देखा था कि बायोगैस प्लांट्स हों चाहे या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNGs, इन सब में मीथेन रहती है। या इसके अलावा आपने कुछ ऐसी मूवीज़ देखी होंगी या ऐसे एक्सप्लोरेशन से जुड़े शोज़ देखे होंगे जिनमें बहुत घने बर्फ़ के इलाकों में लोग रह रहे हैं, बर्फ़ की बड़ी पक्की सी शीट जमी हुई है, उसको तोड़ा है, होल बना है और उसके ऊपर माचिस की तीली जलाई तो आग जलने लगी, क्योंकि
पुराने समय से जमी बर्फ़ों के अंदर मीथेन दबा हुआ है। जब बर्फ़ की वो परतों को तोड़ते हैं, अंदर से मीथेन रिलीज़ होता है, तो आप उसमें तीली लगाते हैं, मीथेन एक जलने लग जाती है। तो लोग कहते हैं ये बर्फ़ में से आग निकल रही है, मीथेन की वजह से हो रहा है। ओके, तो मीथेन फिर वही O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो क्या हुआ, कार्बन के साथ अटैच हो गया ऑक्सीजन, तो CO2 हो गया, और अब हमारे पास बचा है H4 अलग से। तो अल्टीमेटली CO2 H4 यहाँ पर हो गया H2O, वाटर क्रिएट होगा, हमें इसे बैलेंस करना है। तो सेकेंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहली रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस्ड है। दीज टू रिएक्शंस वी हैव टू बैलेंस। ओके, हम आज बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए मैं बैलेंस करके नहीं बता रहा। बुक में टास्क दिया है उन्होंने, पर हमने पहले बैलेंसिंग्स की हुई हैं, वो आपको पता ही है। सिंपल बात याद रखें कि जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O प्रोड्यूस होगा। ओके, और हीट एंड लाइट तो आएगी ही आएगी। फिर तीसरा यहाँ पर है CH3 CH2OH, ये कौन है, इट इज़ इथेनॉल। तो या तो आप इसे इथेनॉल कहिए या आप इसे इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या तो इथेनॉल कह लीजिए या इथाइल अल्कोहल कह लीजिए, एक ही बात है। तो आप इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, देखिए तो क्या क्रिएट होगा, वही तीनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि कार्बन बेस्ड चीज़ को आप एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं ना, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन बेस्ड फ्यूल इस धरती पे इस्तेमाल करना बंद करिए, क्योंकि इससे कार्बन एमिट होता है, और ये कार्बन एमिशन ही एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोपोर्शन है उसे बिगाड़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और ऐसे में उस गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड में ये पावर होती है कि वो अर्थ के द्वारा जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हें ट्रैप कर लेती हैं और रेडिएट करते हैं अर्थ की तरफ से, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है, दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। तो इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टर ग्रीन हाउस गैस का है, इसकी उसका जितना प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में एक लिमिट तक है उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकते, अदरवाइज़ अर्थ के नियर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति से आप जूझेंगे। तो इसलिए कहते हैं कार्बन बेस्ड फ्यूल्स मत यूज़ करिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, कार्बन एमिशन जिसे हम कहते हैं। तो तीनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही आएगा, वो आ गया। तो यहाँ पर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस कराया, बर्न किया, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट वो क्रिएट हुई। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देखी। अब हमारे सामने कुछ सवाल आते हैं। सवाल ये आते हैं कि जब हम अलग अलग एलोट्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं कार्बन के, जो कि जल सकते हैं, तो हम जब डिफरेंट कंपाउंड कार्बन के जलाते हैं, पहला तो डिफरेंट कंपाउंड कार्बन के, या मान लो एलिमेंटल स्टेट में ही कार्बन जला रहे हैं फर्स्ट ये, तो ये कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, इनकी फ्लेम कैसी होगी, क्या ये कोई धुआं प्रोड्यूस करेंगे, स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, इनकी फ्लेम का कलर कैसा होगा, पहले तो इस बात पर बात हो। फिर दूसरी बात, मान लीजिए कि कंपाउंड वही है लेकिन कुछ सिचुएशंस चेंज हुई जिससे उसकी फ्लेम का कलर बदल गया, और हो सकता है पहले स्मोक ना दे रहा हो पर अब स्मोक देने लगा, तो फिर मतलब बदलाव क्या आया, कंपाउंड तो वही है, बदलाव आया ऑक्सीजन के अमाउंट में, कि ऑक्सीजन अब उसे कितनी अवेलेबल है या नहीं है। तो कंबशन की प्रोसेस को जब हम देखते हैं, इसमें ये बात मैटर करती है कि जो कंपाउंड आप यूज़ कर रहे हैं उस कंपाउंड में जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वो सिंगल बॉन्ड हैं या डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इस पे डिपेंड कर जाएगा कि उस कंपाउंड का कंबशन कंप्लीट कंबशन होगा या पार्शियल कंबशन होगा, कार्बन कंप्लीटली बर्न हो पाएगा कि नहीं बर्न हो पाएगा, और इसी पे डिपेंड कर जाएगा कि फ्लेम का कलर क्या होगा और सूट या स्मोक
क्रिएट होगा या नहीं होगा। एक तो इस पे डिपेंड हुआ, दूसरा इस पे डिपेंड हुआ कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना अवेलेबल था फॉर द पर्पस ऑफ कंबशन। इस जिरहा को ज़रा समझें, इस डिस्कशन को थोड़ा सा समझें, अंडरस्टैंड करें, यू विल एंजॉय दैट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। तो क्लीन फ्लेम का मतलब यहाँ पर वही है, सिंपल ब्लू फ्लेम, ये क्लीन फ्लेम होती है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लीन फ्लेम देंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम। येलो फ्लेम हमारे घरों में जो हम एलपीजी स्टोव यूज़ करते हैं उसकी फ्लेम आइडियली तो ब्लू होनी चाहिए, मतलब क्लीन फ्यूल है वो, तो क्लीन फ्लेम होनी चाहिए, पर कई बार देखें तो उसकी फ्लेम येलो येलो हो जाती है। तो फटाफट हम उस चीज़ का सुधार करना चाहते हैं, तो हम आपकी माता जी और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं जो जान रहे हैं इस प्रक्रिया को, ज़रूरी नहीं है कि माता जी पिताजी भी खाना बनाते होंगे, अगर वो बनाते हैं तो उनसे पूछ लेना, कि वो फटाफट देखेंगे और कहेंगे कि भाई कोई बर्नर जो थे उन पे दाल वगैरह गिर गई थी पहले उबल कर, वो जाम तो नहीं रह गया, सारे छेद अच्छे से साफ़ किए हैं कि नहीं किए, सारी क्लीनिंग प्रॉपर है कि नहीं है, सारा चेक करेंगे। क्योंकि येलो फ्लेम जैसे ही आई बर्तन काले काले होने लग जाएंगे, तो इसलिए येलो फ्लेम पे खाना बनाएंगे तो बर्तन काले हो जाएंगे, क्योंकि सूट जो है वो मेटल पे जम गया, वो जम गया उसके ऊपर। पर ब्लू फ्लेम है तो बर्तन काले नहीं होते। पर जब हम अपने घरों में, पहले घरों में चूल्हे बने होते थे, उन चूल्हों में जब लकड़ी पे खाना बनाते थे या गोईठे इस्तेमाल करते थे, द काओ डंग से बने हुए द काओ केक्स, डंग केक्स, हम जब उन्हें यूज़ करते थे, ओपले कह लो, गोबर के कुछ भी कह लो, पाथियाँ पंजाबी में कहते हैं, तो उनको यूज़ करते थे तो बर्तन काले होते थे, है ना। लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तो बर्तन काले रहते थे, कढ़ाई नीचे से काली काली, ये सब वो। लेकिन रसोई में आज इतना खाना बनता है एलपीजी में तो काला नहीं होता, सोचने वाली बात है। तो वो सब अभी समझ रहे हैं हम। मुद्दा ये है कि येलो फ्लेम जो है ये क्लीन फ्लेम तो नहीं है, क्लीन फ्लेम तो ब्लू फ्लेम है। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम देते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स येलो फ्लेम देते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, बहुत सारा ब्लैक स्मोक क्रिएट होता है। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट, सूट डिपॉजिट हो जाता है ना बर्तन पे। हम जब कई बार दिवाली की रात को वो दिया जगा के रखते हैं बड़ा वाला, तो कई बार ये भी होता है उसके ऊपर हम कोई प्लेट या बर्तन कर देते हैं कि नेचुरली काजल जम जाएगा इस पर, वही काजल फिर हम आगे आने वाले दिनों में यूज़ करेंगे, बड़ा नेचुरल माना जाता है उसे। तो वो जो डिपॉजिट हुआ है वो सूट डिपॉजिट हुआ है। वो सूट इसलिए डिपॉजिट हुआ है क्योंकि जो एक काला धुआं निकल रहा था ना, ब्लैक स्मोक निकल रहा था, तभी तो सूट डिपॉजिट हुआ ना। उसे फिर हमने आँखों में डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, सो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट्स ऑन द मेटल प्लेट्स। पहले इसकी को समझ लेते हैं, देखो ध्यान से समझो, ज़िंदगी भर इस बात को याद रखना कि भाई क्लीन फ्लेम कब आती है और अनक्लीन फ्लेम कब आती है। क्लीन माने ब्लू फ्लेम और अनक्लीन माने येलो फ्लेम कब आती है। स्मोक कब आएगा और कब नहीं आएगा। देखो, हम जिन फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं उनमें कार्बन है, कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये है कंबशन का प्रोसेस। मान लीजिए कि आपने कार्बन को बर्न करना शुरू किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जितना कार्बन प्रेजेंट है वो कंप्लीट कार्बन बर्न नहीं हुआ, जितना कार्बन प्रेजेंट है वो कंप्लीट बर्न नहीं हुआ, बहुत सारा अनबर्न्ड कार्बन भी है। तो वो जब अनबर्न्ड कार्बन जो बचेगा वही स्मोक होता है, वही सूट होता है जो जम जाता है, तो वो कार्बन ही होता है जो काजल होता है। ओके, यही अनबर्न्ड कार्बन ही येलो फ्लेम का कारण बन रहा है कि कार्बन कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ। जैसे मोमबत्ती की फ्लेम जो है वो येलो रहती है,
क्यों रहती है? मोमबत्ती का जो वैक्स है वो वैक्स में ही गुथा रहता है या एम्बेडेड रहता है फ्यूल। तो जब आप बत्ती को आग लगा देते हैं, जो बाती रहती है मोमबत्ती की, वो बत्ती जलती है तो वैक्स हीटअप होती है। तो जब वैक्स हीटअप होती है तो अल्टीमेटली उस वैक्स में जो गुथा हुआ है, एम्बेडेड है, ट्रैप है फ्यूल, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल, तो वो वेपराइज होता है। वो वेपराइज होता है, हीट मिलने से वेपराइज्ड फॉर्म में आता है। तो अल्टीमेटली इसी वजह से फिर कैंडल में फ्लेम भी तो है, क्योंकि फ्लेम तभी क्रिएट हो सकती है कि जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका गैशियस नेचर होना चाहिए, तो फ्लेम क्रिएट होगी। अगर वो गैशियस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो फ्लेम क्रिएट नहीं होगी। ओके? क्योंकि गैशियस फॉर्म में जो भी उसके एटम्स हैं वो हीटअप होते हैं, गैस ऐसे उड़ती है हवा में, वो एटम सारे हीटअप होते हैं, ग्लो करते हैं, तो हमें फ्लेम दिखती है, वरना फ्लेम दिखेगी नहीं। शमा, परवाने, सुनी होंगी बातें आपने, जल रही है, शमा है, अगल बगल परवाने हैं। ओके? इतना ऑक्सीजन नहीं रहता है सराउंडिंग में, जबकि कैंडल खुले में पड़ी हुई है, फिर भी इतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं रहता कि उस वैक्स में जो फ्यूल के फॉर्म में कार्बन था वो उस कार्बन के हीटअप होने पर जब कार्बन रिलीज़ हुआ वेपर फॉर्म में, तो कंप्लीट कार्बन बर्न हो जाए, इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए बहुत सा कार्बन अनबर्न्ड रह जाता है, इसलिए फ्लेम का कलर येलो है। इसलिए फ्लेम का कलर क्या है? येलो है। ओके? तो फ्लेम का कलर येलो होने का कारण, धुआं पैदा होने का कारण, सूट डिपॉजिट होने का कारण कार्बन का पार्शियली बर्न होना है, कंप्लीटली बर्न होना नहीं है। अनबर्न्ड कार्बन है, इसलिए वो धुएं के रूप में आपके सामने खड़ा है, सूट के रूप में डिपॉजिट हो गया। इसलिए फ्लेम का भी कलर येलो हो रहा है, वो प्योर यानी कि क्लीन ब्लू कलर में आ नहीं पा रही, क्योंकि फ्लेम में जो कार्बन है वो काफ़ी हद तक अनबर्न्ड भी हैं, कम्प्लीटली बर्न्ड नहीं है, जो उसे ब्लू कलर प्राप्त करने नहीं दे रहे, वो येलो कलर तक ही रुक रही है। ओके? कहने का मतलब इम्प्योरिटीज़ है। डन? तो इसीलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्लीन फ्लेम इसलिए दे पाते हैं और स्मोक नहीं देते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अगर मैं एक अनसैचुरेटेड और एक सैचुरेटेड चेन लेकर के बैठूँ, तो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन में डबल बॉन्ड एटलीस्ट होगा या ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट होगा। दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसका मतलब यही है कि सैचुरेटेड चेन में अनसैचुरेटेड चेन के मुकाबले कम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड में क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो ये सिंपल लॉजिक है कि सैचुरेटेड फ्यूल या सैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं, सराउंडिंग में जितना ऑक्सीजन है वो सफिशेंट है उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को कंबस्ट कराने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए, बर्न कराने के लिए। इसलिए कार्बन कंप्लीटली बर्न है सारा, इसलिए फ्लेम ब्लू है यानी कि क्लीन है और स्मोक नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन दूसरी तरफ जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं। क्लियर? और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होने की वजह, क्योंकि अगर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड हटा करके हाइड्रोजन लग सकते थे ना, बट हाइड्रोजनों की लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड शेयर हो रहा है ना। तो वे इसका मतलब ज़्यादा कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। और घटा दूंगा हाइड्रोजन, कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड कर दूंगा, है कि नहीं? तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना। आ रही है बात समझ? तो इसकी वजह से
जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा रहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड के मुकाबले। इसी का मतलब जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसके मुकाबले कार्बन ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन उतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती कि वो सारे कार्बन को बर्न करा पाए, उसका ऑक्सीडेशन हो पाए। इसलिए अनबर्नड कार्बन एटम या एलिमेंट्स जो हैं वो अनक्लीन फ्लेम का यानी कि येलो फ्लेम का कारण बनते हैं और स्मोक का कारण बनते हैं, सूट का कारण बनते हैं। मोटा मोटा ये फ़र्क है। दूसरा, अगर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है या कार्बन कंपाउंड है तो आप ये जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के मुकाबले जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे में बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमें उतनी ज़्यादा हीट लगेगी उसे तोड़ने के लिए। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी हीट लगेगी तोड़ने के लिए। तो जितना को ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उसमें से अच्छा खासा अमाउंट तो हीट क्रिएट करने में, पहले टेम्परेचर बढ़ाने में ही लग जाता है बॉन्ड तोड़ने में, क्योंकि टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब कुछ बर्निंग कंबशन होगी तो तभी हीट क्रिएट होगी, तो बॉन्ड तभी टूटेगा। तो उसमें भी तो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। तो जितनी ऑक्सीजन है उसमें से बड़ा अच्छा खासा अमाउंट यहीं लग जाता है कि डबल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो रखे हैं, इसे तोड़ना है। बॉन्ड तोड़ने में ही काफ़ी ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है। रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन फिर जो बचता है वो उतना सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं हो पाता कि वो जो फिर अब कार्बन है उसे बर्न कराएं। तो इसकी वजह से बड़े पैमाने पर अनबर्न्ड कार्बन बचे रह जाते हैं रेजिडुअल फॉर्म में, और फिर वो हमें नज़र आते हैं सिंपली येलो फ्लेम के रूप में या फिर स्मोक के रूप में या फिर सूट की डिपॉजिट की फॉर्म में। ये मेन अंतर है कि क्यों सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो क्लीन फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं, स्मोक नहीं देते हैं, सूट डिपॉजिट नहीं होता है, और क्यों अनसैचुरेटेड कंपाउंड येलो फ्लेम देते हैं दैट इज़ अनक्लीन, वो स्मोक देते हैं, सूट डिपॉजिट होता है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड भी येलो फ्लेम देंगे, स्मोक देंगे, सूट देंगे। ये सिचुएशंस कौन सी हैं? सिंपल कहानी है। अब हम दूसरा मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है? चलो, वी विल मैनिपुलेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई मैनिपुलेट कर दो। अब आपके सामने सैचुरेटेड कंपाउंड है, आइडली तो इसे क्लीन फ्लेम देनी चाहिए क्योंकि जितने कार्बन एटम्स इसमें हैं उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन भी बाहर है, तो ये कार्बन कंप्लीटली बर्न होंगे तो कोई फ्लेम में कलर नहीं बदलेगा, येलो नहीं होगी, और किसी तरह से कोई स्मोक सूट पैदा नहीं होगा। बट अब हमने वो एक्सपेरिमेंट्स हम करते थे कि लोहे एक कांच का एक जार रखते थे, है ना। वो जार को अगर हम नीचे से पूरा बेस के साथ जोड़ दिया है तो ऊपर से खुला रहता था, ऑक्सीजन मिलती थी इसलिए वो जोत जगती रहती थी। और दूसरा ये है कि और अच्छा जलाना है तो नीचे दो लकड़ियाँ दे के जार उसके ऊपर रखो, नीचे से भी स्पेस दो कि ऑक्सीजन मिले और अच्छा है। अब नीचे से भी बंद कर दो, जार को पूरा ज़मीन से टच कर दो, उसमें दिया रखा हुआ है, ऊपर से भी हाथ रख के ढक दो, कंप्लीटली बंद हो जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। तो जलती हुई वो फ्लेम, जलती हुई वो जोत उस कांच के उस फ्लास्क में पूरे धुएं धुएं में बदल जाएगी। ओके, तो ऐसे में अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है लेकिन उसको बर्न होने समय ऑक्सीजन की सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट नहीं हो रही है, प्रॉपर नहीं हो रही है, तो फिर तो भी वो येलो फ्लेम देगा, तो भी वो स्मोक देगा, सूट प्रोड्यूस करेगा। ये इंडिकेट करता है इस तरफ कि जितने का कार्बन थे उनको बर्न करने के लिए इनफ नंबर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए जब हम एलपीजी पर खाना बनाते हैं घर में और बर्तन जो हैं वो काले होने शुरू हो जाएं तो ये इंडिकेशन होता है इस तरफ कि जो एयर सप्लाई थी वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, गैस चूल्हे में कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करो। और इसका नुकसान क्या होता है? बर्तन काले हो गए वो तो प्रॉब्लम हुई, इसका नुकसान ये है कि आपका जो एलपीजी फ्यूल है सिलेंडर से निकल के बाहर हवा में वेस्ट हो गया, कई कार्बन तो अनबर्नड ही उड़ गए, और वो खाने को पकाने के लिए जहाँ उन्हें फ्लेम, प्योर फ्लेम देनी थी जिसका हीट एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो खाना पकता, वहीं वो सूट बन के पतीले से चिपट गया है। तो असल में तो फ्यूल का पर्पज़ हमारे लिए भोजन को ऊष्मा देना ही था,
हीट देना था, खाना पकाना था। हम थोड़ा ना चाहते थे कि फ्यूल हमारा कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन की फॉर्म में स्मोक बन के सूट के रूप में मेटल से चिपकता रहे, तो वो तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल ही हुआ। 1 किलो फ्यूल आपने एलपीजी यूज़ किया और उसमें से 800 ग्राम फ्यूल तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि कम्प्लीटली बर्न हुआ वो। 200 ग्राम आप देख रहे हैं कि अनबर्न्ड कार्बन पतीले से ही चिमक गया धुआं बन के, तो क्या बचा? सब धुआं धुआं, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे में अगर 20 किलो एलपीजी की बात करें और 1 किलो के पीछे 200 ग्राम वेस्ट हो रहा है, तो 20 किलो के पीछे तो काफ़ी नुकसान हो गया आपका फिर, है ना। 2 किलो एक तरह से वेस्ट हो गया। तो ये वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी है, यानी कि आप अपने फ्यूल को अंडर ऑप्टिमल लेवल पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी सही नहीं चल रही है आपकी, क्योंकि गैस स्टोव में आपके चूल्हे में कोई प्रॉब्लम चल रही है। एक तो स्मोक पैदा हुई, ऊपर से बर्तन काले हुए, आपकी मेहनत लगी, और दूसरा फ्यूल भी वेस्ट हुआ हमने। इसलिए रेगुलर मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। एयर फिल्टर्स रेगुलरली चेंज होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कंबस्टिबल इंजन्स में सप्लाई ऑफ एयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो कंप्लीट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर अगर प्रोड्यूस मिलेगा वहाँ पे, तो ही फ्यूल जो है प्रॉपरली बर्न होगा, कार्बन प्रॉपरली बर्न होगा, तो एवरेज गाड़ी की अच्छी आएगी कि कम फ्यूल यूज़ करके भी उतना बेहतरीन कंबशन हो रहा है कि जितना चाहिए इंजन को वर्क करने के लिए उतनी हीट उसे प्रोवाइड हो रही है। इसलिए लगातार सर्विस कराना, देर से सर्विस कराने से गाड़ियों की माइलेज ख़राब होने लग जाती है, कई बार इंजन भी ख़राब होने लग जाते हैं। वो कहते हैं एयर प्रॉपर जा नहीं रही अंदर, फ्यूल मिक्स क्रिएट नहीं हो रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन रिच मिक्सचर नहीं बन पा रहा है। इसलिए एयर फिल्टर्स वगैरह प्रॉपर टाइमली चेंज करने ज़रूरी है, सर्विसिंग होनी प्रॉपर ज़रूरी है, मेंटेनेंस रहता है व्हीकल का। ओके, यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो वो लिखा हुआ है कि पहला तो ये समझ आ गया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will generally give a clean flame, while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. This results in a sooty deposit on the metal plate. Reasoning clear हो गई? अब अगला है limiting the supply of air results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons, giving a sooty flame. तो वहाँ पर भी सूट क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई लिमिट कर दिया आपने। एक फैक्टर ये भी तो था जरूरी कंबशन के लिए, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि वाई द गैस और केरोसिन स्टोव, गैस स्टोव, एलपीजी वाला स्टोव और केरोसिन वाला स्टोव, वाई द गैस और केरोसिन स्टोव हैज़ इनलेट्स फॉर एयर। एयर के लिए उनमें इनलेट क्यों दिए जाते हैं? कैसे गैस को हम, जो स्टोव होते थे चूल्हे, भर भर के पंप मारते रहते थे, वो उसका पर्पज़ ये रहता है कि हमें एयर मिक्स करना है उसको प्रॉपर। ओके, तो वाई द गैस और केरोसिन स्टोव हैज़ इनलेट्स फॉर एयर? आंसर इज सो दैट, इनमें इनलेट ऑफ एयर इसलिए होते हैं सो दैट अ सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न्ड टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। ओके, जो भी मिक्सचर आपका हुआ है, जो आपका हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, आपने उसको तीली लगाई है, तो अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन फ्यूल इनफ ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो, ये इंश्योर करना ज़रूरी है अगर प्रॉपर बर्निंग चाहते हो, तो अगर प्रॉपर कंबशन चाहते हो, ताकि क्लीन ब्लू फ्लेम मिले और फ्यूल वेस्ट ना हो, फुल्ली ऑप्टिमल लेवल पर यूटिलाइज हो। सो इसलिए होता है ये, सो दैट अ सफिशिएंटली, इसलिए होते हैं एयर इनलेट, ताकि sufficiently oxygen rich mixture is burnt to give a clean blue flame. अगला क्वेश्चन है, why the bottoms of cooking vessels getting blackened? काले क्यों हो जाते हैं? आंसर इज it means the air holes are blocked and fuel is getting wasted. तो इसका मतलब आपके एयर होल ब्लॉक्ड है, इसलिए कार्बन जो उस फ्यूल में है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है, इसलिए स्मोक और सूट बन रहा है। और दूसरा नुकसान है कि आपका फ्यूल जो है वो वेस्ट हो रहा है। ओके, अगली चीज़, फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। अब जो कोयला और पेट्रोलियम ये सारे फ्यूल हैं, एक और चीज़ इनसे निकल के आई, हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। इनमें कुछ नाइट्रोजन होता है, कुछ सल्फर होता है। तो जब हम कोयले को, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है एक तरह से, हमने यहाँ पर देखा था। तो फिर ऑक्साइड्स बनेंगे नेचुरली, उनमें अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
उनमें सल्फ़र प्रेजेंट है, तो फिर अल्टीमेटली अकेला कोल और पेट्रोलियम में जो कोयला है, दैट कार्बन या हाइड्रोजन, सिंपली वही तो नहीं रिएक्ट करेंगे, जो उनमें और एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो भी रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड्स तो उनके भी बनेंगे। ओके, सो fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them. So their combustion, माने coal और petroleum का combustion, their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment. Okay, तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए भी। तो सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट में, और ये कोयले में होते ही हैं, ये पेट्रोलियम में होते ही हैं। इसलिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है कार्बन बेस्ड फ्यूल्स यूटिलाइज़ करने से, और दूसरा नुकसान ये है कि तमाम ऐसे अनवांटेड चीज़ें भी एनवायरनमेंट में जा रही हैं, जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो कि दूसरी नकारात्मक चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ख़ास तौर पर एसिड रेन। तो दे आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमें क्लीन फ्यूल की तरफ आना चाहिए, क्लीन एनर्जी की तरफ आना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम? सब्सटेंसेस फ्लेम या बिना फ्लेम के क्यों जलते हैं? उसका उत्तर क्या है? देखो, लकड़ी जलाओ, चारकोल जलाओ, कोयला जलाओ, लकड़ी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लकड़ी जलाओ तो कभी नोटिस करना, शुरू में लकड़ी थोड़ी फ्लेम देती है, शुरू में फ्लेम देती है, उसके बाद नहीं देती है। ओके, तो लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, चारकोल जलाओ, ख़ास तौर पर कोल और चारकोल, इनको जलाओ आप, तो आप देखेंगे फ्लेम नहीं मिलेगी, ये रेड कलर में ग्लो करेंगे और आपको हीट मिलेगी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट आप अपने घरों में एलपीजी जलाओ या फिर कैंडल जलाओ, उसका फ्लेम होता है, एलपीजी का फ्लेम है। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जब जैसे ही गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है तो वो एक्सपेंशन होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स में, तो अल्टीमेटली वो एक गैशियस फॉर्म लेती है, तो वो बर्न हो रही है, इज़ अ गैशियस सब्सटेंस। इसी तरह से जब आप कैंडल जलाते हैं, आप वैक्स आपकी हीटअप होती है, तो उसमें एम्बेडेड जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, वो वेपराइज होता है, तो फिर वो भी फ्लेम देता है। लेकिन जब आप कोयले की बात करते हैं, चारकोल की बात करते हैं, तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है, दैट कोल चारकोल, इट इज़ नॉट इन अ गैशियस फॉर्म, ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उस रूप में हवा में उठते भी नहीं हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स, एटम्स उस रूप में नहीं उठ रहे हैं हवा में, तो उठते हुए हवा में जलते नहीं हैं, है ना। तो जब हवा में उठते हुए जलते नहीं हैं तो रेड हॉट ग्लो भी नहीं करते, तो कोई फ्लेम भी नहीं बनती है, वहीं टिके पड़े हैं, एकदम स्टेबल से सॉलिड हैं, तो वहीं पे फिर ग्लो होते रहते हैं। धधकना, इसे कहते हैं धधकते रहना। ओके, तो ये फ़र्क है। तो गैशियस सब्सटेंस है, अगर फ्यूल गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लेम देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो फिर शुरू में कोयला फ्लेम क्यों देता है, शुरू में लकड़ी फ्लेम क्यों देती है, शुरू में चारकोल फ्लेम क्यों देता है? उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड रहती हैं, तो जब हम उन्हें जलाते हैं वो शुरू में वेपराइज होती हैं, वो वेपराइज होती है, वो गैशियस फॉर्म में आती हैं, तो इसलिए उतनी की देर फ्लेम बनती है, उसके बाद फिर अंगीठी बन जाता है, वो फिर फ्लेम देना बंद हो जाता है। फिर तो जब तंदूर में भट्टी लगती है, तंदूर की भट्टी जब लगाई जाती है, तो आप कभी देखना वो तंदूर तब थोड़ा ना लगाने लग जाते हैं जब भट्टी में पहले आग जल रही है, वो शुरू में उन्हें पता है आग जलेगी, अभी वो फिर कहता है अभी लकड़ी कोयला बन जाएगी, देखना अभी आग जब निकल जाएगी, फ्लेम लपटें ख़त्म हो जाएंगी, ये कोयला हो जाएगी, फिर दोपहर तक चलेगा ये। तो जब 10 को मिनट आग जल जाती है तंदूर की भट्टी में, तो फिर अल्टीमेटली वो बंद हो जाती हैं फ्लेम्स निकलनी, फिर सिर्फ अंदर धधकता हुआ लकड़ी, चारकोल, कोयला रह जाता है, फिर लगाते हैं अंदर नान, है ना, क्योंकि वो जो वॉलेटाइल मटीरियल है, द वॉलेटाइल मटीरियल जो उनमें एम्बेडेड है, वो क्योंकि अस्थिर है, वॉलेटाइल है, तो वो उठ गया, शुरू में ही उठ गया, जल गया, लपटें बन के दिख गया। अब बाकी जो है वो वॉलेटाइल नहीं है, चुप करके बैठा हुआ है, तो वो जब जलेगा तो ग्लोइंग फॉर्म में जलेगा, तो फ्लेम नहीं मिलेगी। ओके, दैट इज ऑल। तो इट डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी। तो गैसेज आर वॉलेटाइल ना, नॉट स्टेबल, दे आर हाईली वॉलेटाइल, तो इसलिए लपटें उठती हैं आग की, वो फ्लेम दिखती है।
तो लिखा गया व्हाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। आंसर ये है कि कैंडल और द एलपीजी बर्न्स विद अ फ्लेम, कोल और चारकोल इन एन अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विद अ फ्लेम। तो कैंडल और एलपीजी तो फ्लेम के साथ जलते हैं, बट अगर बात करें हम कोल और चारकोल की तो वो सिर्फ रेड ग्लो करते हैं और हीट देते हैं, फ्लेम नहीं देते। ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विद अ फ्लेम, विदाउट फ्लेम लिखना था, विदाउट फ्लेम। ओके, अब ये क्यों? दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? जब गैसियस सब्सटेंस बर्न करते हैं। आई इतनी बात समझ? इन केस ऑफ वुड और चारकोल एंड कोल, द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देम, शुरू में तो इन केस ऑफ वुड और चारकोल, इवन द कोल, the volatile substances present in them vaporize and burn with a flame in the beginning. After that वो जब खत्म होगी volatility तो फिर flame बंद हो जाती है। ओके, a luminous flame is seen, तो वो जो फ्लेम हमें दिखती है ल्यूमिनस फॉर्म में, जो रोशनी प्रकाश करती है, उसकी अपनी हीट अपनी लाइट होती है, तो वो ल्यूमिनस हुई ना, किसी की रोशनी से तो नहीं है, वो इल्यूमिनस तो नहीं है, इट इज ल्यूमिनस। अ ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। तो हमें एक फ्लेम क्यों नज़र आती है, एक ल्यूमिनस फ्लेम क्यों नज़र आती है? वो तब इसलिए नज़र आती है क्योंकि जो एटम्स हैं गैसियस सब्सटेंस के एटम हीटअप हो गए और वो ग्लो करना शुरू हुए, उसी को हम फ्लेम कह रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली द फ्लेम। वो चीज़ गैसियस है कि नहीं? और वो है जब गैसियस, तो फिर अल्टीमेटली उसके एटम ही तो जल रहे हैं ना, कार्बन एटम की फॉर्म में, तो मैं बार बार कह रहा हूँ जल रहा है, और वो जल रहे हैं गैसियस फॉर्म में, वॉलेटाइल है, और एटम जल रहे हैं तो ग्लो कर रहे हैं, वो ही ग्लो फ्लेम की फॉर्म में नज़र आ रहा है। कितनी ऊपर तक उठ सकती हैं लपटें, वो डिपेंड करता है कितनी ऊपर तक जा रहा है वो, दैट्स ऑल। एक मियाद के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक जल के जितना उसमें माल है कार्बन जल के ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गई कहानी, दैट्स ऑल। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पूछी गई है। तो अलग अलग फ्लेम बनती हैं, येलो फ्लेम, ब्लू फ्लेम, कारण क्या बन गया हमें समझ आ गया, सिंपल कहानी क्लियर हो गई कि कार्बन अनबर्न्ड रह जाए तो येलो फ्लेम बन जाती है, स्मोक क्रिएट होता है और सूट डिपॉजिट होता है मेटल पे, और मेनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी हो सकता है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हिंडर्ड हो तो अनहिंडर्ड ऑक्सीजन सप्लाई अगर दी जाए तो हम बच सकते हैं येलो फ्लेम से, सूट और स्मोक से, लेकिन कोशिश हो कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड बेस्ड फ्यूल हो तो फिर वो सही है। तो बड़ी भूमिका ऑक्सीजन की प्रेजेंस की है चारों तरफ, और एक भूमिका ये भी है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है, और बॉन्ड डबल ट्रिपल है या सिंगल है, इन चीज़ों को हमने देखा। ओके, आगे चलते हैं। ये एक चीज़ अब आपके सामने रह गई है इस पैराग्राफ की, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसके गुण धर्मों पर निर्भर करता है हर एलिमेंट जो कलर प्रोड्यूस करता है। हम मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इन सब से डील करते हैं। ख़ासतौर जब हम मेटल की बात करते हैं ना, इन सब का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, जब आप इन्हें हीटअप करते हैं ना, जलाते हैं, ये अलग अलग रंगों की फ्लेम देते हैं। उसका कारण है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पूछा है क्वेश्चन के तौर पे कि हीट कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव, गैस चूल्हे पे जला लेना, एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। कलर क्या होगा? तो इसका कलर होगा ब्लू फ्लेम देगा कॉपर वायर जब जलाओगे आप, इवन पीकॉक ब्लूइश फ्लेम होगी। और क्यों होते हैं ऐसे रंग?
वाई कलर्स आर देयर जब अलग अलग मेटल्स को जलाते हैं। देखिए